हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल SSC-UPSC-PDF.com पे। तो गाइस, हाजिर है हम सब आज फिर आपके लिए एक टेस्ट लेके, जो आपका टेस्ट कंडक्ट हुआ था और अभी हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होने चाहिए थे उनके सही आंसर्स और क्या थे उनके पीछे के कॉन्सेप्ट। तो हर एक चीज को हम वन बाय वन अच्छे से रिविजन करेंगे और चेक करेंगे कि आप सबके कौन से आंसर्स गलत थे और कौन से आंसर आपके सही थे। अच्छा, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये हम एवरी संडे एट 5 PM टेस्ट कंडक्ट करते हैं PDF फॉर्म में। व्हाट्सएप में नंबर के थ्रू आपको ये टेस्ट मिलता है और फिर हम उसी टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, अगर आप सब अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्लस आपको एक लिंक मिल जाएगा नीचे जिसमें फ्री कोर्स की डिटेल वाली वीडियो है। तो वहां से आप सारे डिटेल्स लीजिए और वहां पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पे हमें व्हाट्सएप करके हमारे साथ एनरोल हो सकते हैं ताकि आपको भी रेगुलर अपडेट वहां से मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का डिस्कशन अपना टेस्ट के बारे में। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज आपके लिए यहाँ पर कि अ क्लास टीचर एडमिनिस्टर्ड थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू असेस देयर। एक क्लास टीचर ने किसी बच्चे की या फिर बच्चों की पर्सनालिटी को असेस करने के लिए, मापने के लिए थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो वो किस लिए किया? बच्चों की अचीवमेंट को मापने के लिए, बच्चों की अवेयरनेस को मापने के लिए, बच्चों की पर्सनालिटी को मापने के लिए या फिर एटीट्यूड को मापने के लिए। आपने देखा, मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने वहीं पे आपको आंसर बता भी दिया है। तो इसी तरीके से आपके माइंड में याद होनी चाहिए, चीजें फिक्स होनी चाहिए। जब भी आप उन चीजों का नाम लो तो उससे रिलेटेड चीजें आपके साथ ही निकले। जैसे कि थीमेटिक जो एप्रिसिएशन टेस्ट है वो पर्सनैलिटी से रिलेट करता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ पर आपका व्यक्तित्व बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि डिफेंस मैकेनिज्म कौन इस्तेमाल करते हैं? किसी पर्सन की ईगो यानी कि अहंकार, या फिर सुपर ईगो यानी कि परा अहम, इद या फिर अहम, और या फिर डी ऑप्शन है कोई भी नहीं। आप एक चीज दिमाग में रखिए, सबसे पहले तो रिवाइज कर लेते हैं। एक होता है इद, एक होता है ईगो और एक होता है सुपर ईगो। ठीक है, जो इद होता है वो किसी भी तरीके से अपने प्लेजर को पूरा करना चाहता है, चाहे किसी भी कॉस्ट पे किसी को नुकसान भी पहुंचे। ठीक है, जो सुपर ईगो है वो समाज के नियमों पे चलता है, चाहे उसकी वजह से चाहे उसको खुद का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। ठीक है, लेकिन जो ईगो है वो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। तो बच्चों, जो ईगो है वो ही डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल भी करता है, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू भी हम अपने इद और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाते हैं ताकि हमें प्लेजर भी मिल जाए और कोई प्रिंसिपल भी हमसे ना टूटे। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ईगो ऑफ द पर्सन, यानी कि किसी भी पर्सन का अहंकार। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे जिन जिन बच्चों के आंसर करेक्ट है वो कमेंट बॉक्स में करेंगे यस मैम मेरा ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है तो रोसाच इंक ब्लॉक टेस्ट कंटेन। आपको मैंने लास्ट क्लास में पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें से एक था रोसाच का इंक ब्लॉक टेस्ट। तो आपको बताना है कि उसमें क्या था, मतलब किस तरीके से पर्सन की या बच्चे की पर्सनैलिटी को हम असेस करते थे, यानी कि मापते थे। यहाँ पर देखो, ऑप्शन पढ़ने की ज्यादा नीड ही नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा माइंड में क्लिक करना चाहिए कि जो रोसाच का इंक ब्लॉक टेस्ट था उसके अंदर टोटल 10 कार्ड्स थे और जो 10 कार्ड्स थे उनमें से 5 तो थे ब्लैक एंड व्हाइट और जो 5 थे बच्चों वो थे मल्टी कलर के। तो आपको सीधा आंसर देखना है कि कहाँ पर लिखा है 5 ब्लैक एंड व्हाइट एंड 5 मल्टी कलर। तो यस, हमें आंसर मिल गया है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए जो आप आंसर करेंगे कि जो रोसाच इंक ब्लॉक टेस्ट है वो कौन से टेस्ट के अंदर आता है। वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है या फिर साइकोडायनेमिक या साइको एनालिसिस टेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से टेस्ट के अंदर कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टूल्स ऑफ पर्सनैलिटी इज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि आपको पर्सनैलिटी के अंदर प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में बताया गया था, तो कौन सा एक है जो कि प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर आता है।
ऑप्शन ए कैटल 16 पर्सनल फैक्टर, पीएफ का मतलब पर्सनल फैक्टर, ये इसके अंदर नहीं आता है, ये एक तरीके का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ठीक है, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तीसरा है एमएमपीआई, एमएमपीआई भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, तो ये भी नहीं हो सकता है। लास्ट बचा टीएटी, टीएटी यानी कि थीमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट, हाँ ये ही प्रोजेक्टिव के अंदर आता है और ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी टीएटी, ठीक है, करेक्ट है। आगे बढ़े, कमेंट बॉक्स में बताएंगे किन किन का ये आंसर ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू फ्रूइट फेलिक स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी एमर्जेस एट द एज ऑफ, फेलिक स्टेज जो है उसकी उम्र क्या होती है? 1 से 3 साल, 3 से 6, 7 से 11 या फिर 11 से ऊपर। तो यहाँ पर देखिए जो 0 से 1 है वो तो कहलाती है ओरल स्टेज, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं, मेन मकसद हमारा क्या होता है? रिवाइज करना। 0 से 1 कहलाती है ओरल स्टेज, 1 से 3 कहलाती है एनल स्टेज, ठीक है, इसके बाद 3 से 6 कहलाती है फेलिक स्टेज, फिर इसके बाद 6 से कह लीजिए या फिर आप 7 से कह लीजिए, 6 से 11 कहलाती है लेटेंसी स्टेज, फिर इसके बाद आपकी 11 से कह लीजिए, 13 से कह लीजिए, इसके बाद की जो भी आती है वो आपकी कहलाती है जेनिटल स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी 3 to 6 ईयर्स, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? आई होप सो, बहुत मतलब इजी से कॉन्सेप्ट है, आपको इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने ध्यान से क्लासेस समझी हैं तो, ठीक है। अगर पढ़ोगे नहीं तो कितना भी इजी क्वेश्चन आ जाए आप नहीं कर पाएंगे, और लेकिन अगर आपने किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ रखा है तो चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन है आप उसको जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से फोकस के साथ आप सबको पढ़ना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, In defense mechanism, redirect an impulse toward a less threatening or safer target is called. हम यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि जो रक्षा तंत्र होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जहां पर आप अपना इम्पल्स यानी कि जो गुस्सा है वो एक सॉफ्ट टारगेट यानी कि किसी और पे निकाल देते हैं, क्योंकि जिसने आपके ऊपर गुस्सा किया वो तो थोड़ा सा मतलब आपसे पोस्ट में बड़ा था या फिर वो बदले में आपको गुस्सा कर सकता था, मार सकता था, तो आपने वहां पे तो गुस्सा नहीं किया, लेकिन बदले में आपने वो गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल दिया। तो जब मैंने आपको बताया था कि अपना गुस्सा किसी और के ऊपर निकालने की बात होती है तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में क्या होता है? अपनी गलतियां जो अपने फ्लॉज होते हैं वो किसी और के ऊपर डाल देना। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट रिएक्ट करना। अगर आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो हंसेंगे। डिस्प्लेसमेंट आपको बता दिया गया है। और रिग्रेशन, जहां पर आप सोचते हैं कि चाइल्डहुड ही अच्छा था और अपनी बचपन की चीजों को दोबारा से दोहराते हैं या फिर आप अपने बचपन को याद करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो रोशाश का इंक ब्लॉक टेस्ट है उसको किसने बनाया था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए कि हरमन रोशाश, बी मॉर्गन, सी लेपर्ड बेलेक एंड डी फ्रूएट। तो देखो कंफ्यूजन है ही नहीं, रोशाश का इंक ब्लॉक जो टेस्ट है वो हरमन रोशाश ने बनाया था, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजिली आप यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में 1 मार्क स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए। आंसर जिसका करेक्ट है कमेंट बॉक्स में बताया करो, थोड़ा सा इंटरेक्शन रखा करो कमेंट बॉक्स के थ्रू, ताकि लगे कि हाँ हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, आपस में बातें करते हैं। इससे क्या है, कनेक्टिविटी फील होती है हम सबको, ठीक है। जैसे कि हमारे स्टूडेंट है विशाल, वो हमेशा हमारे हर कमेंट का जवाब देते हैं, हमारे से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो लगते हैं कि जैसे हमें लाइव ही पढ़ा रहे हैं, महसूस ही नहीं होता कि वो कहीं और किसी और सिटी में बैठ के हमसे पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है जब आप हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं थ्रू कमेंट बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कि आपको CAT जो पर्सनैलिटी मेजरमेंट टेस्ट है उसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो आपको देखो मैंने 4 ऑप्शन दिए, लेकिन चारों कहीं ना कहीं मिलते जुलते, तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। ऑप्शन ए है चिल्ड्रन अप्रिसेप्शन टेस्ट, ऑप्शन बी चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट, ऑप्शन सी चिल्ड्रन अप्रीशिएशन टेस्ट एंड ऑप्शन डी चिल्ड्रन अपीयर टेस्ट। तो देखो बिल्कुल भी कंफ्यूजन रखनी ही नहीं है, आपको
सीधा सीधा याद आ जाएगा, CAT होता है चिल्ड्रन अप्रिसेप्शन टेस्ट। ध्यान रखना, अप्रिसेप्शन, अप्रिसिएशन नहीं है, ये कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा बच्चों में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, थीमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट वाज कंडक्टेड बाय। जो थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट है वो किसने इन्वेंट किया था? तो ये जो टेस्ट है ना, उनके नाम आपको फटाफट याद होने चाहिए। जैसे हरमन रोशास ने किया था, रोशास का इंक ब्लॉक टेस्ट। लेपर्ड बेलेक ने किया था CAT यानी कि चिल्ड्रन अप्रिसेप्शन टेस्ट, ठीक है। और जो फ्रूएट थे उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म इनको जो है इन्वेंट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा मॉर्गन एंड म्यूरे, यही थे जिन्होंने थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट को बनाया था। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। जिन जिन का आंसर करेक्ट है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, थोड़े बहुत कमेंट किया करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एथिकल मोरल आर्म ऑफ द पर्सनैलिटी। वो पर्सनैलिटी का कौन सा हिस्सा है जो आपको बताना है कि आपको मोराली या फिर समाज के नियमों पे चलकर ही काम करना है। ऑप्शन ए इद, ऑप्शन बी ईगो, ऑप्शन सी सुपर ईगो, ऑप्शन डी इद एंड सुपर ईगो। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जहां पर भी मोराली काम करने के लिए बोला जाए, नैतिक को फॉलो करना हो, समाज के नियम को, लॉज को फॉलो करना हो, तो वहां पर हमेशा बात होती है सुपर ईगो की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कि जो कैटल ने पर्सनालिटी टेस्ट इन्वेंट किया था उसमें कितने फैक्टर थे। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसको बोलते भी क्या है, कैटल 16 PF, कैटल 16 पर्सनालिटी फैक्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 16 बिल्कुल सही होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोर हाउस ऑफ आवर अनफुलफिल्ड विशेस। बताइए इद, ईगो, सुपर ईगो में वो कौन सी है जहां पर हमारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं जो कि पूरी नहीं हो पाती। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इद में होती है दबी हुई इच्छा, सी होता है नैतिक के हिसाब से काम करना, और ईगो होता है दोनों में बैलेंस करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है द CAT कार्ड, यानी कि CAT मतलब चिल्ड्रन अप्रिसेप्शन टेस्ट। जो चिल्ड्रन अप्रिसेप्शन टेस्ट है उनके कार्ड में किसकी पिक्चर बनी हुई थी चिल्ड्रन के पर्सनालिटी को असेस करने के लिए। नॉन लिविंग की पिक्चर थी, एनिमल्स की पिक्चर थी, फीमेल्स की पिक्चर थी, या फिर बच्चों की ही पिक्चर थी। तो मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि जो CAT होता है उसके अंदर एनिमल्स की पिक्चर होती है, क्योंकि ये चिल्ड्रन के लिए होता है। और जो TAT होता है यानी कि थीमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट होता है, इसके अंदर डेली लाइफ से रिलेटेड पिक्चर्स होती है, जिसमें डेली अडल्ट हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, और ये अडल्ट्स के लिए होता है। और जो ये वाला है ये चिल्ड्रंस के लिए होता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी एनिमल पिक्चर्स, ठीक है। आगे बढ़े यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है कि ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। फेमस हमारी एक स्टोरी है कि फॉक्स बोलती है ग्रेप्स आर सोर, मुझे तो खाने ही नहीं है अंगूर क्योंकि अंगूर तो खट्टे हैं। अरे सीधा सीधा बोलो ना, तेरा हाथ ही नहीं गया वहां तक, तेरे मतलब मुंह ही नहीं गया, उछल के ले नहीं पाई, और जब खा नहीं पाई तो बोल दिया अंगूर खट्टे हैं। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, रिग्रेशन का, रिप्रेशन का, रेशनलाइजेशन का, या फिर रिएक्शन फॉर्मेशन का, ठीक है। अब देखो रिग्रेशन होता है बचपन को याद करना, अब अंगूर खट्टे हैं तो यहाँ पर हम बचपन को तो याद नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। रिप्रेशन होता है अपनी इच्छाओं को दबा देना, मतलब कि याद ही नहीं करना। अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमने बुरी यादों को याद ही नहीं किया, तो ये भी गलत है। रेशनलाइजेशन की अपनी इलॉजिकल बातों को लॉजिकल बताना, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि अंगूर तो खट्टे थे ही नहीं, असली वजह क्या थी कि तुम्हारा हाथ ही नहीं गया, तो तुमने इलॉजिकल सा रीजन बता दे कि अंगूर खट्टे हैं इसलिए मैंने नहीं खाए। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़े यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है अकॉर्डिंग टू डैश, किसके हिसाब से इद, ईगो और सुपर ईगो अलग अलग पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए किसने बोला था
कि ईगो और सुपर ईगो पर्सनालिटी से बनता है। तो हमने स्पेशली पूरी एक क्लास इनके ऊपर कवर करी थी, जिसमें हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। हमने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा था। इन्होंने ही डिफेंस मैकेनिज्म भी दिए थे और इन्होंने ही बताया था कि किस तरीके से हम पर्सनालिटी के बच्चों के मतलब सेक्सुअल डिजायर्स के ऊपर बच्चा जो है काम करता है, फेलिक स्टेज जो ओरल स्टेज थी, उन सब के बारे में पढ़ा था हमने। तो यस, ये सब चीजें किसने दी थी, बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो है सिगमंड फ्रॉइड। ये साइको एनालिसिस के फादर भी है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से आप याद रखना, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इन्हीं को फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, Which one of the following is not an example of individual difference? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है बच्चों के बीच में डिफरेंस होने का। पहला कि बच्चे का रंग काला है। यस, हर बच्चे का कलर अलग होता है। यहाँ पर कलर को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है, बस डिफरेंस के लिए बोला है कि कोई बच्चा गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है, मतलब कैसा भी है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस है उसके रंग की वजह से। ठीक है, एक चिल्ड्रन मोटा है। यस, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई चौड़ा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, ये भी डिफरेंस का कारण है। डी है, उसकी नाक शार्प है। यस, किसी की नाक शार्प होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की दबी हुई होती है, ये भी डिफरेंस का कारण है। लेकिन जो ऑप्शन सी है वो क्या है कि चिल्ड्रन को लाइज नहीं, यहाँ पर लाइक्स होने। ठीक है, कि चिल्ड्रन को पोटैटो पसंद है। अब पोटैटो पसंद है, आलू पसंद है, चाउमीन पसंद है, मैगी पसंद है, ये कोई इंडिविजुअल डिफरेंस का कारण नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, while teaching in general class which psychological fact should be taken in attention? जब आप एक जनरल क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप किस चीज को ध्यान रखेंगे पढ़ाते समय, कि आपकी टीचिंग की टेक्निक कैसी है। यस, आप टीचिंग की टेक्निक को जरूर ध्यान रखेंगे कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि क्या इससे भी बेहतर कोई आंसर है हमारे लिए। ठीक है, ऑप्शन बी है फिजिकल कैपेसिटी, कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं। देखो, फिजिकल कैपेसिटी भी देख सकते हैं, लेकिन टीचिंग टेक्निक उससे ज्यादा बेहतर आंसर है, लेकिन हम फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। सी इंडिविजुअल कैपेसिटी, कि हर बच्चे की सीखने की क्षमता कितनी है। डी फैमिली कंडीशन, देखो फैमिली कंडीशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें हर बच्चे को समान तरीके से पढ़ाना है। लेकिन जो ऑप्शन सी है यहाँ पर कि इंडिविजुअल कैपेसिटी, यस, ये हमें सबसे पहले नजर में रखना है, क्योंकि पहले हम ये देखेंगे कि किस बच्चे का लर्निंग का स्तर कितना है, उसी के हिसाब से हम अपने टीचिंग टेक्निक को डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी रखनी है वो है ऑप्शन सी इंडिविजुअल कैपेसिटी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, Which one of the following optimizes motivation to learn? कौन सी ऐसी इनमें से बात है जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। पहला, एक्सटेंसिंग फैक्टर, आपको कोई बाहर से मोटिवेट कर रहा है, ये हो सकता है, लेकिन बाकी एक बार ऑप्शंस भी देखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हमें ऑप्शन सारे देखने बहुत जरूरी होते हैं। ऑप्शन बी, कि आपको फेल होने से बचना है। देखो, फेल होने से बचने के लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, थोड़ा बहुत, लेकिन ये एकदम करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन सी, कि आप ये चूज कर पाओ कि कौन सा इजी है कौन सा डिफिकल्ट है। देखो, मोटिवेशन इसलिए भी जरूरी नहीं है, अगर आप मोटिवेटेड हो ना तो आप कितना भी डिफिकल्ट टास्क रख लो अपने आगे, आप हर एक चीज को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। अगला है कि आपने जो भी टारगेट रखा है आप उसको पूरा कर पाए। यस, सबसे पहले आप मोटिवेट कैसे होते हैं, सबसे पहले आपका क्या होता है कि मेरा टारगेट है मैं गवर्नमेंट टीचर बनूं। तो आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन अगर मिल रही है, जिसे आपका खुद का टारगेट है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि अगर मैं टीचर बन गई तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ये मेरा सपना है, तो यहाँ से आपको मोटिवेशन मिल रहा है काम को करने के लिए। तो ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स नीड टीचर्स अटेंशन? इनमें से कौन से वो बच्चे हैं जिनको टीचर की अटेंशन की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन ए, गिफ्टेड, गिफ्टेड को भी चाहिए, स्लो को भी चाहिए, इंट्रोवर्ट को भी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि वो गिफ्टेड बच्चा है, वो तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उसको टीचर की अटेंशन नहीं चाहिए।
आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं ना, चाहे वो 30 के 30 बिल्कुल अलग हो, आपको हर एक बच्चे को अटेंशन देनी है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है, अगर वो स्कूल में आया है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उन्हें पढ़ाने की, तो हर एक बच्चे को आपको अटेंशन देनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट, एक जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, यानी कि जहां पर बच्चे खुद करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग या फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक्टिविटीज, वहां पर टीचर बच्चों को कैसा माहौल देगी, जहां पर ऑप्शन ए वो इंक्लूजन को डिस्करेज करे। इंक्लूजन मतलब जहां पर हर एक तरीके का बच्चा एक समान तरीके से पढ़ता है, चाहे वो स्लो लर्नर हो, चाहे वो गिफ्टेड लर्नर हो, चाहे वो मॉडरेट लर्नर हो, हर एक बच्चा एक साथ पढ़ता है। तो टीचर कभी भी उस चीज को डिस्करेज नहीं करेगी, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है कि टीचर रिपीटेशन, बार बार एक ही चीज को पढ़ाने के लिए एनकरेज करेगी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कि टीचर बोलेगी डिस्कवरी के थ्रू पढ़े। यस, डिस्कवरी के थ्रू पढ़े, क्योंकि जब आप डिस्कवरी के थ्रू पढ़ते हैं तो आप उस टाइम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करते हैं, यानी उस टाइम आप खुद से करके चीजों को सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है रिस्ट्रिक्टिव। देखो, टीचर कभी भी रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट नहीं देगी। अगर ऐसा बंद मुट्ठी वाला एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चे का तो दम घुट जाएगा, बच्चा फूलेगा कैसे, खिलेगा कैसे। तो आपको कभी भी रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट बच्चे को नहीं देना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आज का आपका डिस्कशन यही तक था। आई होप सो जितने भी क्वेश्चन आपको दिए थे, हर एक के कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई आंसर गलत था तो आपको समझ आ गया होगा कि उसका क्या सही आंसर होना चाहिए था और क्या था उसके पीछे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दिया करो। देखो, ऐसे जो है ना, ये लाइक होता है, इसको लाइक करा करो। मुझे लगा पता ही नहीं है, तो मैं ऐसे लाइक करा करो वीडियो को। और क्या आपको अच्छा लगा, आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको हमारा रेगुलर आपको मोटिवेट करना अच्छा लगता है, जो भी चीज़ आपको हमारे बारे में अच्छी लगती है वो कमेंट करके बताएं। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को और वीडियो को शेयर करें अपने नोन में, अपने रिलेटिव में, ताकि और भी ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ पाए। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, पढ़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।